नमस्कार, घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह 5 बजे श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है हर उस खबर को शामिल करने की जिससे है आपका सीधा सरोकार, या फिर वो खबर जो किसी वजह से आपसे छूट गई हो और जरूरी हो आपको देखना, तो हमारी कोशिश होती है इस बुलेटिन में हम उसे जरूर शामिल करें। अनंत, तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं केदारनाथ धाम का। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। केदारनाथ धाम से लेकर लिंचोली तक पैदल मार्ग बर्फ से ढका है। कई स्थानों पर ग्लेशियर काटकर पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है। इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, यानी 25 अप्रैल से यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो जाएगा। आपको बता दें केदारनाथ धाम में अभी भी काफी ठंड है और बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन वहां यात्रियों की सुविधा के लिए विकास के काम जारी हैं। प्रशासन की कोशिश है कि तय वक्त पर यात्रा से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाए, जिनमें सबसे बड़ा और पहला काम पैदल यात्रा मार्ग को तैयार करना है। इसके अलावा टूटे हुए रास्तों की मरम्मत भी की जाएगी। इन दिनों केदारनाथ धाम सफेद चादर से ढका हुआ है। चारों तरफ कुदरत की बिछाई सफेद चादर है। वादियां कई फीट मोटी बर्फ से लदी हुई हैं, लेकिन अब केदारनाथ धाम में तैयारियां शुरू हो गई है। बर्फ के टीलों को काटकर पैदल यात्रियों के लिए मार्ग तैयार किया जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर तस्वीरें। जी हां, बेंगलुरु में G20 की बैठक का रंगारंग आगाज हुआ। यहां आज G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक हो रही है। इससे पहले आज यहां शानदार लोक नृत्य और संगीत की झलक देखने को मिली। आपको बताएं कि देश के अलग अलग शहरों में G20 डेलीगेट्स की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और जहां भी ये डेलीगेट्स जाते हैं बैठक करने के लिए, अलग अलग मसलों पर ये मंथन हो रहा है। और जहां भी ये डेलीगेट्स जाते हैं बैठक करने के लिए, वहां इसी तरीके से रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से इन डेलीगेट्स का स्वागत किया जाता है। और कोशिश दरअसल ये होती है कि भारतीय लोक संस्कृति से ये लोग रूबरू हो सकें। तो G20 की बैठक से पहले तमाम कलाकारों ने कार्यक्रम स्थल पर मेहमानों के स्वागत में अनूठे नृत्य पेश किए और जबरदस्त समा बांध दिया। इस दौरान लोक कला से जुड़ी झांकियां भी पेश की गई और कई मौकों पर तो यह भी देखा गया है कि G20 के जो डेलीगेट्स आते हैं वो इतने भाव विभोर, इतने तल्लीन हो जाते हैं इन रंगारंग प्रस्तुतियों से कि वो खुद भी झूमने नाचने लगते हैं। और अब खबर एक अनोखी दुल्हन की अनूठी विदाई की। मध्य प्रदेश के मंडला में दुल्हन बनी एसडीओपी को पुलिसकर्मियों ने शानदार तरीके से विदाई दी। नैनपुर की एसडीओपी रही आकांक्षा जब शादी के बाद अपने ससुराल के लिए रवाना हो रही थी, तब मंडला पुलिस ने उनका शानदार स्वागत किया। उनके रास्ते में फूल बिछाए गए और रास्ते भर पुष्प वर्षा की जाती रही। आपको बता दें कि जैसे ही आकांक्षा अपने दूल्हे के साथ मंडला के रपटा घाट पहुंची तो ढोल और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत और उनकी पत्नी ने दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी। उसके बाद उन्हें नर्मदा पूजन के लिए नर्मदा तट पर ले जाया गया। वहां मंत्रोच्चारण और पूरे रीति रिवाज के साथ पूजन कराया गया। इसके बाद बालाघाट जोन के आईजी संजय कुमार ने भी नव दंपति का स्वागत किया। शादी के बाद जब आकांक्षा अपने पति के साथ मंडला से होकर गुजर रही थी तो मंडला पुलिस ने उन्हें अपने परिवार की बेटी बताते हुए ये यादगार विदाई दी और उन्हें भावुक कर दिया। और अब शादी की एक और शानदार खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई है। आपको बता दें कि कठुआ में एक शख्स अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में विदा कराकर लाया। हेलीकॉप्टर से आए दुल्हन के स्वागत के लिए गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ जमा हुए और सभी ने खूब जश्न मनाया। दूल्हे राजा का कहना है कि वो कुछ अलग करना चाहते थे, इसमें परिवार वालों ने भी साथ दिया, लिहाजा वो हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आए और ये वाकया जीवन भर के लिए एक यादगार बन गया। वैसे आपको बताएं कि ये कोई नया चलन नहीं है। ऐसे कई दूल्हे, ऐसी कई दुल्हनें हेलीकॉप्टर के जरिए आई भी हैं और उनकी विदाई भी हुई है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब में अक्सर इस तरीके से दूल्हे को आते हुए देखा गया है, बारातों को आते हुए देखा गया है, दुल्हन की विदाई होते हुए देखी गई है और ये अब तस्वीर कठुआ में भी सामने आई है। और दरअसल इन जरियों के इस तरीके से आप दुल्हन को ले जाने या फिर इस तरीके से बारात लेके आने का मकसद एक ही होता है कि लोग अपनी इस खास लम्हे को बेहद खास हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं।
अब एक रंगारंग खबर जम्मू कश्मीर के बारामूला से दिखाते हैं। बारामूला के जाफियाबाद में स्नो फेस्टिवल विंटर कार्निवल की धूम देखने को मिली। इस दौरान स्थानीय लोगों और सैलानियों ने बर्फीले खेलों, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और दूसरे पारंपरिक कार्यक्रमों का खूब मजा लिया। इस दौरान संगीत, नृत्य और कला की महफिल ने खासतौर से मन मोह लिया। लोगों ने इस दौरान स्नो क्रिकेट, वॉलीबॉल और स्कीइंग का मजा लिया। आपको बता दें कि प्रशासन के मुताबिक इस फेस्टिवल का मकसद विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना है। कश्मीर घाटी में ऐसे कई इलाके हैं जो अभी तक पर्यटन के लिहाज से अछूते हैं, लिहाजा ऐसे उत्सवों का मकसद इन इलाकों को पर्यटन के नक्शे पर लाना है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आपको बता दें कि अब दूर यानी कि सुदूर इलाकों में भी टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और इसी के मकसद से आप देख सकते हैं किस तरह से कला और संस्कृति को दिखाते, प्रदर्शित करते लोग। उत्तराखंड की टिहरी झील में बोटिंग करने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। अब विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर 4 नए बोटिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। टिहरी झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यहां नए बोटिंग पॉइंट्स बनेंगे। ये बोटिंग पॉइंट डोबरा, साधना, तिवाड़ गांव और टिपरी में बनाए जाएंगे। बोटिंग पॉइंट्स पर प्लेटफॉर्म तैयार करने यानी कि जेट लगाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से टेंडर भी जारी कर दिया गया है। अब तक सिर्फ कोटी कॉलोनी में ही एक बोटिंग पॉइंट बना हुआ था। वहां से 99 बोटों का संचालन हो रहा है। नए बोटिंग पॉइंट बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। नए बोटिंग पॉइंट्स पर क्रूज, शिकारा और पैरासेलिंग बोट संचालित करने के लिए आवेदकों को लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। तिवाड़ गांव और टिपरी में छोटी छोटी जेट चलाई जाएंगी, जबकि डोबरा और सानोड़ा में क्रूज, पैरासेलिंग बोट उतारने की योजना है। उम्मीद है कि जल्द ही इसी वर्ष टिहरी झील में पैरासेलिंग और क्रूज और शिकारा बोट की सेवा भी शुरू हो जाएगी। तो तमाम ये जो कवायद की जा रही है उसका मकसद एक ही है कि इस इलाके में पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित किया जा सके, क्योंकि अगर उनके पास एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऑप्शंस होंगे तो वो इस तरफ और भी आकर्षित होंगे। आपको बताएं कि भारत में लगातार एडवेंचर स्पोर्ट्स का दायरा भी बढ़ रहा है और बोटिंग, जो पैरासेलिंग की जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये भी एडवेंचर स्पोर्ट्स का ही हिस्सा है और बहुत सारे लोग इस जगह आना पसंद करेंगे इसका लुत्फ उठाने के लिए। उत्तरी बंगाल की सैर पर जाने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। नक्सलबाड़ी के मोरी जोत इलाके में एक तालाब में फ्लोटिंग होम स्टे शुरू किया गया है। अगर आप आपाधापी और तनावग्रस्त जिंदगी से दूर सुकून के 2 पल बिताना चाहते हैं तो पानी में तैरते इस फ्लोटिंग होम स्टे में आप रुक सकते हैं। इससे बढ़िया दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। फ्लोटिंग होम स्टे में बैठने से लेकर सोने तक का खास इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखते हुए इस तैरते घर को बनाया गया है। काफी रिसर्च के बाद इसे तैयार करने में 6 महीने का वक्त लगा है। लोहे, लकड़ी, कांच और 14 ड्रम की मदद से इसे तैयार किया गया है। यह अब सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तो तालाब में तैरता हुआ होम स्टे, आपने अभी तक सुना होगा कि श्रीनगर में खास करके वहां पर हाउस बोट्स हैं, लेकिन डल झील में, लेकिन तालाब में यहां आप देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल में इंतजाम किया गया है, जहां पर इस इलाके को भी डेवलप करने की कोशिश, टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश और लोगों को एक नया फील देने की कोशिश भी यहां पर की गई है। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो रहा है। आपको बता दें, रोजाना यहां सैकड़ों देसी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। 104 फीट ऊंचे इस बौद्ध स्तूप के जीर्णोद्धार का काम इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी का नतीजा है कि यहां सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा है। दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर का दीदार कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग की ओर से इसकी सफाई और रंगरोगन का काम जोर शोर से चल रहा है। बिहार पर्यटन विभाग की ओर से यहां गेस्ट हाउस भी बनवाया गया है। बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए यहां टूरिज्म सेंटर, केटरिंग और गाइड की भी व्यवस्था की गई है। और अब आपको दिखाते हैं आसमान में आतिशबाजी का शानदार नजारा।
मॉस्को का आसमान शानदार आतिशबाजी से चमक उठा। रूस में कल आर्मी डे भव्य तरीके से मनाया गया। इस मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी की गई। इस सिलसिले में रूस में कल सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि सोवियत शासन के दौरान जर्मनी पर विजय की याद में 23 फरवरी को रेड आर्मी डे मनाया जाता था। पिछले साल यूक्रेन पर चढ़ाई को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसे और भव्य तरीके से आयोजित करना शुरू किया ताकि सेना और देशवासियों का हौसला बुलंद रहे। तो रूस में आर्मी डे मनाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह की आतिशबाजी यहां पर की गई। भव्यता और दिव्यता यहां पर देखते ही बन रही थी। सेना के मनोबल को और बढ़ाने के लिए इस बार और बड़े पैमाने पर इस आर्मी डे का आयोजन किया गया। यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन के समर्थन में पेरिस के एफिल टावर पर नीली और पीली रोशनी की गई है। ये यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे का प्रतीक है। फ्रांस ने इस लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन दोहराया है और हमले के लिए रूस की आलोचना की है। पेरिस के मेयर ने इस मौके पर कहा कि युद्ध में यूक्रेन की जीत होगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए आज 1 साल पूरा हो गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इस 1 साल में जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, ना कोई जीता ना कोई हारा। लेकिन इस जंग का असर सिर्फ इन 2 देशों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इस जंग का असर पड़ा है और पड़ रहा है। हालांकि कोशिशें लगातार हो रही हैं कि इस युद्ध को बंद करवाया जाए, इस युद्ध पर विराम लगे, लेकिन ऐसी कोशिश कोई भी परवान चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो पुतिन झुकने को तैयार हैं और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार है। अब आपको दिखाते हैं इटली के मिलान में चल रहे फैशन मेले की तस्वीरें। मिलान फैशन वीक के दौरान मशहूर डिजाइनर कंपनी प्राडा की ओर से शानदार कलेक्शन पेश किया गया। इस कलेक्शन की खास बात यह थी कि इसमें फूलों की अनोखी कशीदाकारी की गई थी। डिजाइनर्स ने इस दौरान ऐसे वेडिंग ड्रेस पेश किए जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कलेक्शन में रंगों का अनूठा कॉम्बिनेशन और इस्तेमाल देखने को मिला। कपड़ों के अलावा और भी दूसरे पहनावे और सामान इस दौरान पेश किए गए। तो मिलान फैशन वीक विश्व प्रसिद्ध फैशन वीक है। दूर दूर से यहां पर डिजाइनर्स, मशहूर डिजाइनर्स आते हैं अपने कलेक्शन को पेश करने के लिए। और प्राडा ने इस बार ये शानदार कलेक्शन पेश किया है जिसमें खास करके वेडिंग ड्रेसेस ऐसे कुछ पेश किए गए हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में भी पहना जा सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अब देखिए तस्वीरें सऊदी डे के जश्न की। जी हां, सऊदी अरब के स्थापना दिवस पर रियाद में शानदार सांस्कृतिक आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर परिवार सहित मौज मस्ती करते हुए नजर आए। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोग रियाद की सड़कों और दर्शनीय जगहों पर चहलकदमी करते दिखे। इस दौरान संगीत के कार्यक्रम भी हुए। सऊदी अरब की सांस्कृतिक विरासत की नुमाइश भी देखने को मिली। लोगों ने इन कार्यक्रमों का खूब मजा लिया। और अब आपको दीदार कराते हैं 2 ऐसे नन्हे मेहमानों का जो देखने में बेहद क्यूट हैं, लेकिन इनका दीदार दूर से ही हो सकता है। दरअसल अर्जेंटीना के चिड़ियाघर में 2 नए मेहमान आए हैं। यहां चाको प्रांत का एक पार्क इन दिनों 2 नवजात जैगुआर शावकों की अठखेलियों से गुलजार है। बिल्कुल, आपको बता दें ये दोनों शावक अपनी मां तानिया के साथ और उसके आसपास खेलते कूदते समय गुजारते नजर आते हैं। इन शावकों के जन्म से चिड़ियाघर में माहौल खुशनुमा हो गया है क्योंकि इनके साथ ही यहां जैगुआर की तादाद में इजाफा हो गया है। और अब बात प्रवासी पंछियों की। नवी मुंबई में इन दिनों फ्लामिंगो पंछियों की बहार है। इन पंछियों की अठखेलियों का दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बताया जाता है कि हर साल इस इलाके में हजारों लाखों फ्लामिंगो बर्ड्स जो है वो विदेश से यहां पर आते हैं और समय गुजारते हैं। जब ये खूबसूरत पक्षी एक साथ आसमान में उड़ते हैं तो सभी की निगाहें इन पर टिक जाती हैं। फ्लेमिंगो खारे पानी के आसपास ही अपने घोंसले बनाते हैं। दरअसल इन दिनों यहाँ का मौसम बेहद सुहावना है और इन पक्षियों के लिए मुफीद है, लिहाजा ठंडे प्रदेशों से पक्षी अपना समय गुजारने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इन फ्लेमिंगोज को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ आ रहे हैं। कितना बड़ा है वो?
और अब खबर क्रिकेट की। जम्मू कश्मीर के किशोरों और युवाओं में इन दिनों क्रिकेट को लेकर खास दीवानगी देखी जा रही है। यहां बीसीसीआई टैलेंट हंट 2023 होने वाला है। इसमें हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां प्रैक्टिस सेशन में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के पुंछ इलाके में ये लोग लगातार पसीना बहा रहे हैं ताकि क्रिकेट में भी आगे बढ़ सके और अपनी पहचान बना सके। इनका कहना है कि खेल भी जरूरी है और अगर इनके पास हुनर है, प्रतिभा है तो आगे बढ़ने का मौका इन्हें मिलना ही चाहिए। इस लिहाज से ये पहल बेहद अच्छी है। आपको बता दें, इस तरह के टूर्नामेंट्स अब जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। जो यहाँ के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो होनहार हैं, टैलेंटेड हैं, उन्हें जरूर मौका मिलना चाहिए और इसे बेहद अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है और युवा बच्चे इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।